नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए रीट के सिलेबस पर आधारित साइकोलॉजी का एक टेस्ट लेने जा रहे हैं। संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टेस्ट है। इसके अंतर्गत 30 प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा। आपकी तैयारी इस समय कैसी है ये परखने के लिए मैं ये टेस्ट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। वीडियो के एंड में जो भी आपका स्कोर बने वो आपको कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। अगर आप 25+ का स्कोर कर पाते हैं तभी आपको मान के चलना है कि इस समय आपकी जो तैयारी है वो अच्छे लेवल पर है। अगर 25 से कम स्कोर बनता है तो आपको अपना जो स्टडी समय है और बढ़ाने की आवश्यकता है, और जो अपनी स्टडी है उसको और अच्छे तरीके से करने की आवश्यकता है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसका प्रारंभ जन्म के समय से ही हो जाता है और वह तब तक चलती रहती है जब तक व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता। दूसरे शब्दों में यह व्यक्ति के अधिकतम संगठन और एकीकरण की पूर्णता की प्रक्रिया है, यह कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? वृद्धि, विकास, अधिगम या फिर व्यक्तित्व। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर ये जो परिभाषा दे रखी है, ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है विकास की। विकास का प्रारंभ जन्म से ही शुरू हो जाता है और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तब तक ये चलता रहता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेकंड नंबर में करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर ये जो इतनी बड़ी परिभाषा दे रखी है ये किन के द्वारा दी गई थी? ईरा गॉर्डन के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। और इसका मेंशन कहाँ पर है? जो आरबीएससी 11th क्लास की साइकोलॉजी की पुस्तक है वहाँ पर इसका मेंशन है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का नियम नहीं है? विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास अंतःक्रिया का परिणाम है। प्रारंभिक विकास से परवर्ती या फिर उत्तर विकास अधिक महत्वपूर्ण होता है। विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए जो प्रारंभिक विकास है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है परवर्ती विकास से, लेकिन यहाँ पर उल्टा दे रखा है, प्रारंभिक विकास से परवर्ती या उत्तर विकास अधिक महत्वपूर्ण है। इसका कथन गलत है। तो बाकी जितने भी ये कथन है ये आपको ध्यान रखने हैं। ये सभी है विकास के नियम। कंटेक्स्ट आप ध्यान रखिएगा और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो प्रारंभिक विकास होता है वो परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कोल ने किशोर अवस्था का समय माना है, तो कितना माना है कमेंट सेक्शन में आप बताएं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कोल ने किशोर अवस्था का समय माना है 15 से 20 वर्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो कि एक मनोविकार है, यह किससे संबंधित है? इड से, ईगो से, सुपर ईगो से या फिर कोई नहीं? तो देखिए ओसीडी नामक जो ये विकार है, मनोविकार, ये संबंधित है सुपर ईगो से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की पहल बनाम दोष अवस्था का संबंध विकास की किस अवस्था से है? शेषावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो पहल बनाम दोष अवस्था है, जो कि एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की तीसरी अवस्था है, जिसका टाइम पीरियड है 3 से 6 वर्ष। तो ये किससे संबंधित होगी? पूर्व बाल्यावस्था से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, जिसे उन्होंने जीववाद कहा था? तो ये कौन सी अवस्था है? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत जो बालक होता है वो सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, यानी वो जो निर्जीव वस्तु होती है जो हिलती डुलती है उनको भी सजीव समझता है। जब सीखने वाला बालक अपनी इच्छा से एक निश्चित उद्देश्य के साथ किसी कार्य या पाठ को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? केवल सीखना, साभिप्राय सीखना, प्रासंगिक सीखना या फिर अन्वेषण सीखना? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? एक निश्चित उद्देश्य के साथ सीखना ये कहलाता है साभिप्राय सीखना। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा आधुनिक संज्ञानवादी नहीं है? हल, आशुबेल, अल्बर्ट बांडुरा या फिर जेरोम ब्रूनर?
देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो हल है ये आधुनिक संज्ञानवादी नहीं है। बाकी जो नीचे तीनों दे रखे हैं, अल्बर्ट बांडुरा, असुबेल और जेरोम ब्रूनर, ये तीनों हैं आधुनिक संज्ञानवादी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पावलोव के सिद्धांत के अनुसार जब अनुबंधित उद्दीपक के साथ कोई नया उद्दीपक युग्मित किया जाए तो प्रयोज्य उसके प्रति भी अनुबंधित अनुक्रिया करने लगता है। इसे कहते हैं सामान्यीकरण, उच्च क्रम अनुबंधन, स्वतः प्रकटीकरण या फिर विभेदीकरण। देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उच्च क्रम अनुबंधन। ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब कोई अनुबंधित उद्दीपक के साथ, यहाँ पर अनुबंधित उद्दीपक कौन सा है? देखिए अनुबंधित उद्दीपक है घंटी। जब घंटी बजाती है, ठीक है, तो अगर इस घंटी के साथ में ही कोई नया उद्दीपक यानी समझे कि आपके पास कोई थाली है, आप उस समय कोई थाली बजाए, नया उद्दीपक युग्मित किया जाए तो प्रयोज्य उसके प्रति भी यानी इस थाली के प्रति भी अनुबंधित अनुक्रिया यानी लाट छोड़ने लगता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है उच्च क्रम अनुबंधन। ये आप ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा कथन थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जिसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है, तो ऑप्शन देखते हैं। जिज्ञासा उत्पन्न करने में सहायक है, लक्ष्य के प्रति प्रेरित करने में सहायक है, ज्ञान को स्थायी बनाया जा सकता है, अधिगम में त्रुटि के महत्व को स्वीकार नहीं किया। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। देखिए थॉर्नडाइक ने अधिगम में त्रुटि के महत्व को स्वीकार किया है। सबसे कम प्रभावी पुनर्बलन अनुसूची कौन सी है? तो आप बताएं यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए जो यहाँ पर ये चार अनुसूची दे रखी है पुनर्बलन की, ये किसके द्वारा दी गई थी? स्किनर महोदय के द्वारा। और यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा सबसे कम जो प्रभावी पुनर्बलन अनुसूची है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची। उसके बाद में जैसे यहाँ पर ये क्रम दे रखा है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस और ये प्रभावी की ओर आगे बढ़ती है, यानी इससे ये अधिक प्रभावी है, फिर इससे ये अधिक प्रभावी है और इससे ये अधिक प्रभावी है। यानी सबसे अधिक प्रभावी पुनर्बलन अनुसूची कौन सी है? परावर्तीय अनुपात पुनर्बलन अनुसूची। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अभिप्रेरणा का शरीर क्रिया सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा अभिप्रेरणा का शरीर क्रिया सिद्धांत ये दिया गया था मॉर्गन के द्वारा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यताओं में एक समूह के व्यक्तियों में बहुत भिन्नता होती है, उक्त परिभाषा है। देखिए यहाँ पर जो परिभाषा दे रखी है ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं की परिभाषा है। तो ये परिभाषा किनके द्वारा दी गई आपको बताना है। ड्रेवर, स्किनर, टायलर या फिर क्रो एंड क्रो। देखिए यहाँ पर ये जो परिभाषा दे रखी है व्यक्तिगत विभिन्नता की, ये दी गई थी क्रो एंड क्रो के द्वारा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत के अनुसार कौन सी बुद्धि की प्रधान क्षमता नहीं है? वाचिक अवबोधन क्षमता, देशिक क्षमता, स्मृति क्षमता या फिर आकृतिक क्षमता। देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ, आकृतिक क्षमता इनके द्वारा नहीं बताई गई थी। तो ये ऊपर की जो तीनों क्षमताएं ये बताई गई थी समूह कारक सिद्धांत में थर्स्टन के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से किसने बुद्धि का पास मॉडल नहीं दिया? जेपी दास, अरविंद देसाई, जैक नागलेरी या फिर किर्बी। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा जो पास मॉडल है बुद्धि का, ये अरविंद देसाई के द्वारा नहीं दिया गया था। बाकी जो तीन नाम दे रखे हैं यहाँ पर, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, इन तीनों के द्वारा दिया गया था पास मॉडल बुद्धि का। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हिपोक्रेट्स ने किस प्रकार के व्यक्तित्व का मुख्य गुण सैंग्विन बताया है? ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रक्त, काला पीत, पीला पीत या फिर कप। देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो रक्त प्रकार के व्यक्ति होते हैं उनका मुख्य गुण बताया था इन्होंने सैंग्विन यानी आशावादी। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। कोस्टा व मैकक्रे ने व्यक्तित्व की 5 विमाएं बताई है, निम्न में से कौन सी इसमें शामिल नहीं है? बहिर्मुखता, कर्तव्यनिष्ठा, सहमतिजन्यता या फिर
सामवेगिक स्थिरता। देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ, सामवेगिक स्थिरता नामक जो विमा है ये कोस्टा व मैक्रे के द्वारा नहीं बताई गई थी। ऊपर की तीनों ये किन के द्वारा बताई गई थी? कोस्टा और मैक्रे के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कुडर परीक्षण किससे संबंधित है? अभिवृत्ति से, अभिक्षमता से, रुचि से या फिर अधिगम से? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो कुडर परीक्षण है ये संबंधित है यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड, रुचि से। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बालक की है? पहल शक्ति की कमी, शिक्षा के प्रति उदासीन, अमूर्त विषयों में रुचि या फिर बुद्धि लब्धि औसत से कम? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, प्रतिभाशाली बालक की जो विशेषता है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, अमूर्त विषयों में रुचि। तो ये आप ध्यान रखिएगा। श्रवण बाधित बालक के लिए आवश्यक सहायक सामग्री है इंडक्शन लूप तंत्र, आवर्ती मॉड्यूलेशन, टेलीटाइप राइटर या फिर सभी? तो देखिए ये सभी सहायक सामग्री आवश्यक हैं श्रवण बाधित बालकों के लिए। तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि किस प्रकार के बालकों के अधिगम में सहायक है इंडक्शन लूप तंत्र या फिर टेली टाइप राइटर? तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये सभी संबंधित हैं श्रवण बाधित बालकों से। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी समायोजन की प्रत्यक्ष विधि नहीं है? प्रयासों की संख्या बढ़ाना, समर्पण करना, सही चुनाव का निर्णय करना या फिर क्षतिपूर्ति? देखिए यहाँ पर समायोजन की प्रत्यक्ष विधि नहीं है, क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति अप्रत्यक्ष विधि है। बाकी ऊपर जो तीनों दे रखे हैं ये तीनों प्रत्यक्ष विधियां हैं समायोजन की। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जब व्यक्ति अपने नकारात्मक संवेगों को संबंधित बलशाली व्यक्ति से हटाकर किसी दूसरे निर्बल या तटस्थ व्यक्ति व वस्तुओं पर स्थानांतरित करने लगता है तो ये कहलाता है उदात्तीकरण, विस्थापन, युक्तिकरण या फिर कोई नहीं? देखिए यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विस्थापन। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मंगोलिज्म का मुख्य कारण कौन से गुणसूत्र के जोड़े पर एक अतिरिक्त गुणसूत्र उपस्थित होने से होता है? 21वां गुणसूत्र जोड़ा, 22वां गुणसूत्र जोड़ा या फिर 23वां गुणसूत्र जोड़ा? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 21वें जोड़े पर अगर एक अतिरिक्त गुणसूत्र उपस्थित होता है तो उससे जो बालक होता है वो मंगोलिज्म होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वाक क्षमता संबंधी विकार यहाँ पर कौन सा है? डिसलेक्सिया, डिस्फेसिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया? देखिए वाक क्षमता संबंधी यहाँ पर जो विकार है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, डिसफेसिया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान क्षेत्र की समस्या है विश्व स्तर की समस्याएं, राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं, राज्य स्तर की समस्याएं या फिर पाठांतर क्रियाओं से संबंधित समस्याएं? देखिए क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में जो समस्या होती है वो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, पाठांतर क्रियाओं से संबंधित समस्याएं होती है। बाकी सारे जितने भी ऑप्शन ये गलत हैं। जितने भी जो विद्यालय स्तर पर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनके अंतर्गत जो समस्या उत्पन्न होती है बाद में जो अनुसंधान करवाया जाता है वो होता है क्रियात्मक अनुसंधान। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है? तो देखिए सबसे पहले क्या बनाया जाता है? सबसे पहले बनाया जाता है इकाई योजना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आरटी एक्ट 2009 को कानूनी अधिकार बनाने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था आप बताएं यहाँ पर, इसका जो भी सही आंसर हो। देखिए 86वां संविधान संशोधन किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? तो देखिए ये तैयार किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप ध्यान रखिएगा। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? वस्तुनिष्ठ, लघुतरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक, निबंधात्मक? देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
देखिए, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं इनका जो दायरा होता है वो होता है व्यापक। तो इतनी चीज़ों को रटकर याद नहीं रखा जा सकता है, समझनी भी पड़ती है उन चीज़ों को। तो रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छात्रों से पूछना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये हमारा अंतिम प्रश्न है। जो भी आपका स्कोर रहा हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों की कमियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना है, सीखने में होने वाली कमियों का निदान एवं उपचार करना। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपका यहाँ पर जितना भी स्कोर रहा है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर 25 प्लस स्कोर रहा है तो आपकी तैयारी सच में काफ़ी अच्छे स्तर की है। आपको जिस तरह आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं इसी तरह आप पढ़ाई करते रहें। अगर इससे कम आपका स्कोर है तो आपको और मेहनत की ज़रूरत है। केवल 4-5 महीने और है रीट एग्ज़ाम को। अगर 20 जून को नहीं होता है तो पूरी संभावना रहेगी कि अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन ये जो समय है ये काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पढ़ेंगे सिलेक्शन तो उन्हीं का ही होने वाला है। जो नहीं पढ़ेंगे उनका सिलेक्शन तो कभी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि 15-16 लाख फॉर्म भरे गए हैं। गवर्नमेंट को लेने 30-31 हज़ार ही है। बाकी स्टूडेंट को तो घर पे ही रहना है। तो उन 30 हज़ार की कैटेगरी में आना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।